देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि सर बीच से स्टार्ट कर दिया था, तो वो एक डेमो क्लास था, ठीक है। आज हम लोग पॉलिटी बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, हाँ, इस तरीके का कमेंट नहीं करना है कि काइंडली प्रोसीड और ये सब, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी में जो भी आपको डाउट है, जैसा भी डाउट है, वो सारा डाउट आपका क्लियर होते चला जाएगा। बहुत ऐसा डाउट होता है कि पॉलिटी में बहुत सारी चीज कनेक्टेड होता है, तो कब किस तरीके का कनेक्शन आ गया, किस तरीके से हमें स्टार्ट करना है। तो जिस तरीके से मैं क्लास में आपको कराते जा रहा हूँ, बस एक थॉरो तरीके से आप एक उसका नोट्स प्रिपेयर करते चलिए, और इसी तरीके से आपका पूरा पॉलिटी में KAS लेवल तक का एक भी क्वेश्चन, KAS लेवल तक का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो इट्स माय गारंटी। सब, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव एग्जाम, नॉट फॉर सब्जेक्टिव एग्जाम। मैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम का बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो आप पेपर देने जाएंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम का। सब्जेक्टिव एग्जाम का प्रिपरेशन ऑब्जेक्टिव से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसलिए जिसको आता है, जिसको नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार आप लोग लर्न करना सीखिए, चलिए। जिनको आता है उनका रिवीजन होगा, जिनको नहीं आता है वो कुछ नया चीज सीखेंगे, और आई थिंक कि जिनको आता है वो भी कुछ नया सीखे। ओके, तो देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला, सबसे पहला चीज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्ट्री है ना, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हम लोग आज इस चीज को देखेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या क्या आता है। और ये आपके सिलेबस में अलग से स्पेशली मेंशन कर रखा है, तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, और इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए ना। वर्स्ट डे पे भी आप एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो ये जो भी टॉपिक है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनेगा, और 2 से 3 क्वेश्चन बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर को पूरे मन से पढ़िए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना ना, इसका अगर आप लीगेसी देखेंगे, अगर इसका आप ओरिजिन देखेंगे, तो कहाँ पे ये ओरिजिन आपको दिखेगा। तो जब इंडिया में जब ब्रिटिश रूल था ना, तो वहीं से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था। कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था? तो इंडिया में जब ब्रिटिश रूल था, तब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया था। ओके, जूम, फाइन। नाउ आई थिंक इट्स क्लियर। देखिए, ये तो पता चल गया कि ओरिजिन कब हुआ था। तो जब ब्रिटिश रूल इंडिया में एस्टेब्लिश था, जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था, तो उस समय हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ ब्रिटिश रूल के समय में। अब ये जो डेवलपमेंट है ना, इसको टाइम फ्रेम में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला डेवलपमेंट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके टिल 1947 तक। जो भी डेवलपमेंट हुआ, उन सब डेवलपमेंट को हम लोग देखते हैं। So various development during British rule, starting from Regulating Act 1773 up to the Government of India Act 1935, have greatly influenced our constitution and polity. So जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में अगर आप आज देखते हैं ना, कि आप बोलते हैं कि ये कंकरेंट लिस्ट है, ये यूनियन लिस्ट है, ये स्टेट लिस्ट है, या ये आपका स्टेट लेजिस्लेचर है, ये लोअर हाउस है, ये अपर हाउस है, इन सब का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? तो धीरे धीरे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से एक सिस्टम स्टैब्लिश होना शुरू हो गया था, और 1773 से 1935 तक में एक बीच में एक सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ, और उन सब सिस्टम को हम लोग रिफाइन करते हुए 1947 में एक प्रॉपर सिस्टम तैयार करके उसको हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि किस तरीके से ये स्टार्ट हुआ। तो ये पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने इसे बनाया है। अब ये देखिए, डेवलपमेंट ड्यूरिंग कंपनी रूल। अब ये जो हम लोग डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं ना 1773 से 1935 तक का, तो इसमें दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक जब कंपनी रूल हुआ करता था, और दूसरा जब क्राउन रूल होता था। तो 1773 से लेके 1857 तक में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, तो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। लेकिन 1857 के बाद वो रूल किसके पास चला गया था? तो क्राउन के पास। जो क्वीन वहां की होती थी, उनके पास चला गया, तो उसको क्या बोलते हैं? क्राउन रूल। तो इस डेवलपमेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पहले पढ़ेंगे। एक कंपनी रूल के टाइम का, और दूसरा क्राउन रूल के टाइम का। तो कंपनी रूल कब से कब तक था? तो 1773 से लेके 1857 तक था। ड्यूरिंग दिस पीरियड ईस्ट इंडिया कंपनी हैंडल्ड द इंडियन अफेयर्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट का सुपरविजन था, और उसके थ्रू हैंडल कौन करता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी हैंडल करता था। तो सबसे पहला एक्ट कुछ बन के आया था, तो उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट
अभी भी किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए, आपका रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगा। अंबिका। It was for the first time that the British government tried to overhaul the affairs of East India Company's Indian administration. It strengthened the parliamentary control over company. Important provisions of this act were, तो इसमें क्या हुआ था कि सबसे पहली बार ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि चलो अब इंडियन अफेयर्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या ट्राई किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडियन अफेयर्स में घुसा जाए। इंडियन अफेयर्स, उसके पहले तो ये सिर्फ आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए, करने के लिए, अपना कंपनी वगैरह एस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे इन्हें क्या दिखा कि चलो, इनको दिखा कि यहाँ पे यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं होने के कारण क्या था कि हर राजा एक दूसरे से फाइट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो इनको एक डिवाइड एंड रूल का एक पॉलिसी दिखा, तो इन्होंने सोचा कि चलो इनके अफेयर्स में घुसते हैं। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अफेयर्स था वो इंडियन अफेयर्स के अंदर वो घुसना स्टार्ट किए थे। उस समय क्या हुआ था कि जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल था कंपनी पे वो काफी स्ट्रेंथन हो गया था, क्योंकि राज कहाँ से हो रहा था, राज तो पार्लियामेंट ही करता था, पार्लियामेंट का ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट था, और कंपनी के थ्रू यहाँ पे कंट्रोल कर रहा था। तो इसमें क्या-क्या चेंजेज आए थे? तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने चेंज लाया था। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज आया था? तो जो बंगाल का जो गवर्नर था ना, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। और क्वेश्चन पता है पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, 2 ऑप्शन रहते हैं। एक होता है आपका वैरेन हेस्टिंग और दूसरा होता है विलियम बेंटिक। अब कन्फ्यूजन ये होता है कि पहला आंसर क्या होगा? तो अगर क्वेश्चन कभी भी आया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तब आपका वैरेन हेस्टिंग आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इंडिया लिख देगा तो आपका विलियम बेंटिक होगा। तो सबसे पहले जो बंगाल का गवर्नर था उसको एक नाम डेजिग्नेट कर दिया गया, उसको क्या बोला गया कि आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे। तो वैरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देन यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ था, तो देखिए, इट क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4% टू असिस्ट गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को तो बना दिया गया था, अब वो अकेले तो काम करेंगे नहीं, तो उनको उनका हेल्प करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया था। और उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स थे? तो 4 मेंबर्स थे। अब ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सब चीज को आप अपने कॉपी पे बस नोट डाउन करते रहिए। क्या आपको नोट डाउन करना है? रेगुलेटिंग एक्ट आप लिखेंगे, बगल में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लिखेंगे, और बगल में क्या लिखेंगे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4%, बस छोटा छोटा। देन अब यहाँ पे क्या हुआ था ना कि ब्रिटिशर्स पहले सेंट्रलाइजेशन की तरफ थे, वो सारे पावर्स को एक जगह चाहते थे, क्योंकि इंडिया तो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। तो सब क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि हम सारे पावर को एक जगह लेके सेंट्रलाइज करके। तो इट सबज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास अंडर बंगाल्स कंट्रोल। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो बॉम्बे का प्रेसिडेंसी था, जो मद्रास का प्रेसिडेंसी था, उनको बंगाल के प्रेसिडेंसी के नीचे रखा, उनको सबज्यूम कर लिया कि आप नीचे हैं, आप मेरे अंडर हैं। दस इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंडिया में फाउंडेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ये चीज स्टार्ट हुआ था। इसके पहले तो सब अलग अलग प्रोविंस में डिवाइडेड थे, सब प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड थे। लेकिन उस टाइम पे जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरेन हेस्टिंग बने थे, उनको 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के मेंबर्स का सपोर्ट मिला था। उसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट था इंडिया में, सबसे पहले यहाँ पे वो स्टैब्लिश हुआ था। फिर क्या था? न्यू जुडिशियल सिस्टम। अब जुडिशियल सिस्टम भी यहाँ पे नया जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट द फोर्ट विलियम एट कलकत्ता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 से 6 बार अभी तक डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि किस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था। तो इट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट फोर्ट विलियम एट कलकत्ता। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कहाँ हुआ था? तो फोर्ट विलियम पे हुआ था, एट कलकत्ता। इट कंप्राइज्ड ऑफ, उस समय एक चीफ जस्टिस होते थे एंड 3 अदर जजेस। तो टोटल कितने हो गए? 4। 4 में एक चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। देन ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या रिफॉर्म्स आया था? तो देखिए, मैंने इसको सब कुछ सब टॉपिक में डिवाइड कर रखा। न्यू जुडिशियल सिस्टम, तो सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बिगिनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन, तो बॉम्बे और मद्रास को क्या किया गया था? सबज्यूम कर लिया गया था अंडर बंगाल्स कंट्रोल। तो अगर आपको कभी आंसर राइटिंग भी लिखना पड़े ना, तो आंसर इसी तरीके से लिखते हैं, एक छोटा सा हेडिंग, उसको एक लाइन में उसको डिस्क्रिप्शन देते हैं, और आपका आंसर बहुत ही प्यारा और खूबसूरत आंसर बनता है।
ठीक है। देन द रिफॉर्म्स इन ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में किस तरीके का रिफॉर्म्स आया था, तो इट प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहे थे तो उनको रोका जा रहा था, तो किस चीज के लिए रोका जा रहा था कि आप किसी भी तरीके का प्राइवेट और पर्सनल ट्रेडिंग में आप इंगेज नहीं कर सकते हैं, आप किसी से गिफ्ट नहीं ले सकते हैं, किसी से आप घूस नहीं ले सकते हैं। कोई भी लोकल्स अगर आपको गिफ्ट देने का कोशिश करता है, कोई ब्राइब देने का कोशिश करता है, कोई आप पर्सनल या प्राइवेट ट्रेडिंग में आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो इन सब चीज के लिए रोका जा रहा था, क्योंकि अगर वो लोग गिफ्ट गिफ्ट लेना शुरू करेंगे, ब्राइब लेंगे, तो वो उनके तरफ फेथफुल होंगे, तो बाहर से उनके लिए वो काम करेंगे। और ये तो चाह रहा था कि लोग को काटा जाए, हम सेंट्रलाइज्ड पावर लेके आए, एक ही पावर हो, लोग सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहे, हमारे लिए काम करें। तो इस तरीके का ब्रिटिशर्स का सोच था। अब देखिए किस तरीके से वो रिफॉर्म्स लाना शुरू किए थे। प्लीज मूव स्लाइड स्लोली। स्लाइड को क्या करना है, स्लोली मूव करना है, अच्छा ठीक है। इट रेस्ट्रिक्टेड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू 4 ईयर टर्म्स। और यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वहां पे बनाए गए थे कंपनी वगैरह में, वहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह बनाए गए थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे ना, उनका जो टर्म था वो 4 साल का ही टर्म था, 4 साल से ज्यादा वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि लंबे टाइम तक करेंगे तो फिर वो अपना ग्रुप बनाते चले जाएंगे। तो ये सब नहीं चाहते थे, ब्रिटिशर्स नहीं चाहते। तो ब्रिटिशर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का भी एक टाइम फ्रेम मेंशन कर दिए थे कि आप 4 ईयर के टर्म्स तक ही आप रहेंगे। The act did not prove to be a long-term solution to concern over the company's affairs despite the amending act of 1781 known as the Act of Settlement। अब ये देखिए, एग्जाम में रेगुलेटिंग एक्ट सबको पता होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है ना एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब ये बहुत ही रेयरली लोग इस चीज को पढ़ते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था, 1781 में। ये तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका बन गया, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट बहुत लंबे समय तक एक सॉल्यूशन नहीं निकल के आ पाया। क्यों? कंपनी ने बहुत सारा कोशिश भी किया, उसके बाद भी नहीं आ पाया। तो कंपनी ने क्या कोशिश किया था, तो कंपनी ने एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया था अमेंड करने के बाद, जो कि एक्ट कब का था, 1781 का था। अब इस एक्ट में क्या बताया गया था, तो इस एक्ट में दो चीज था। जो गवर्नर जनरल थे और उनके जो काउंसिल थे, उनको सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया था, उनको उस चीज से एग्जेम्प्ट किया गया था कि अगर गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल पे किसी भी तरीके का सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं आ सकता है। तो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का है। इससे इससे क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन टफ नेचर का माना जाता है, बट आपको ये चीज याद रखना है। ओके, आई एम रिपीटिंग इट। पहले आप लोग कभी भी बीच में ऐड होते हैं तो प्लीज माइक ऑन नहीं किया करिए। ममता कुमारी, माइक ऑफ करिए। देखिए, रिफॉर्म्स आया ईस्ट इंडिया कंपनी में, यहाँ तक समझे। ईस्ट इंडिया कंपनी में रिफॉर्म्स आया था कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे उनको रोका गया था कि आप किसी भी तरीके का ब्राइब नहीं ले सकते हैं, किसी से आप गिफ्ट वगैरह नहीं ले सकते हैं। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वहां पे होते थे, उनके टर्म को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि आप 4 साल से ज्यादा आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पोस्ट पे नहीं रह सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो एक्ट जितना कुछ बना था, ये रेगुलेटिंग एक्ट, ये ज्यादा लंबे टाइम तक ये नहीं चल पाया। कंपनी ने बहुत सारा कोशिश भी किया, बीच बीच में कंपनी रिफॉर्म्स भी लाने का कोशिश कर रही थी। तो उसमें एक अमेंडमेंट किया था 17 जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना 1773 का, उसके बाद कंपनी ने बीच बीच में बहुत सारे अमेंडमेंट किया था। तो एक अमेंडमेंट जो था वो काफी इंपॉर्टेंट था। उस अमेंडमेंट का नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि 1781 का था। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या बताया गया था, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये बताया गया था कि जो गवर्नर जनरल थे, और गवर्नर जनरल के साथ अभी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स थे, नाउ टेल मी, सबको चैट कॉलम में आंसर करेंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स थे, फोर। माइक ऑन नहीं करना है। 4 मेंबर्स थे। ठीक है। तो ये जो 4 मेंबर्स थे और जो गवर्नर जनरल थे, इनको एग्जेम्प्ट किया गया था कि आप सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आप लाई नहीं करते हैं, आप पे सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकती है। फिर इनको क्या पावर दिया गया था, तो इट इम्पावर्ड गवर्नर जनरल काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। तो हर प्रोविंस में भी कोर्ट था, तो उस कोर्ट के लिए, उस प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल्स में किसी भी तरीके का रेगुलेशंस को आप बना सकते हैं। तो ये जो गवर्नर जनरल काउंसिल को ये पावर दिया गया था,
गवर्नर जनरल काउंसिल का क्या मतलब है? गवर्नर जनरल एंड हीज काउंसिल, इसी को बोलते हैं गवर्नर जनरल काउंसिल। तो जो गवर्नर जनरल काउंसिल थे ना, इनको पावर दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट तो एस्टैब्लिश हो गया था सेंट्रल लेवल पे, बट बहुत सारे प्रोविंस में जैसे मद्रास प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, ये सब था, तो वहां भी कोर्ट्स वगैरह हुआ करते थे। तो उन सब कोर्ट्स के लिए किसी भी तरीके का रेगुलेशंस बनाने के लिए आपके पास पावर है, ठीक है। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर क्या हुआ? तो फिर पिट्स इंडिया एक्ट को इनेक्ट किया गया था 1784 एज अ मोर रेडिकल रिफॉर्म। तो जब ये ज्यादा लंबे टाइम तक ये नहीं चल पाया था क्योंकि कंपनी में कुछ तरीके की दिक्कत वगैरह आ रही थी, तो ये बार बार रिफॉर्म्स चाहते थे। कंपनी जो थी ना, जो पार्लियामेंट से, वहां से ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो गवर्न किया जा रहा था इंडियन अफेयर्स में, तो वो चाह रहे थे कि हम बहुत रैपिडली इनको पूरे इंडिया को हम कंट्रोल करें। तो वो धीरे धीरे रिफॉर्म्स आ रहे थे। वो देख रहे थे कि बस इतना करने से नहीं होगा कि हमने सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश कर दिया, एग्जीक्यूटिव गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल को हमने सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर कर दिया, तो इससे हम सिर्फ पूरे इंडिया पे कैप्चर नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो वो कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स तो लाएंगे ना। तो वो फिर क्या किए कि एक मोर रेडिकल रिफॉर्म्स के तौर पे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का आया। तो अब 1784 में इन्होंने क्या किया? तो 1784 में ये जब आए तो इसमें उन्होंने जो कंपनी का फंक्शन था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक कमर्शियल और दूसरा पॉलिटिकल। अभी तक जो कंपनी था वो सब कुछ देख रहा था, चाहे वो पॉलिटिकल फंक्शन हो चाहे वो कमर्शियल फंक्शन हो, सब कुछ देख रहा था। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में क्या होता है कि जो कमर्शियल फंक्शन था और जो पॉलिटिकल फंक्शन था, दोनों को सेपरेट कर दिया गया था। तो इट स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। तो यहीं से डबल गवर्नमेंट का सिस्टम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अब डबल गवर्नमेंट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच एक्ट द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट वाज स्टार्टेड। तो इट वाज थ्रू पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। सेपरेट किनका माइक ऑन है? प्लीज ऑफ कर लें, आपका रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगा। रियाज अहमद वानी। पिट्स एक्ट, वंडरफुल, पिट्स एक्ट। तो अब पिट्स एक्ट में इन्होंने अलग तो कर दिया डबल गवर्नमेंट। अब डबल गवर्नमेंट में प्रीवियस स्लाइड शो करूं? प्रीवियस स्लाइड में क्या शो करूं अभी? अच्छा ठीक है, वेट, मैं फिर से अभी शो कर दूंगा। वैसे कुछ डाउट है तो पूछिए। प्रीवियस स्लाइड में क्या शो करूं? चलिए ठीक है, फिर मैं शो कर दूंगा और नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, तो डोंट वरी फॉर दिस। देखिए, सेपरेटिंग कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन, इसमें डबल गवर्नमेंट का सिस्टम स्टार्ट हुआ था। तो इसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको सिर्फ अलाउ किया गया था कि आप कंपनी का जो भी फाइनेंशियल और कमर्शियल मैटर्स है, जो फाइनेंशियल और कमर्शियल अफेयर्स है, बस आप उस चीज का ध्यान देंगे। और एक 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज सेटअप फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो क्वेश्चन बहुत बार इस पे पूछा गया है, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे ना, इनका क्या पावर था? तो इनको पॉलिटिकल फंक्शन देखना था। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे तो इनको क्या देखना था? तो इनको कमर्शियल और फाइनेंशियल अफेयर्स देखना था। ये पिट्स इंडिया एक्ट में डबल गवर्नमेंट में इसको सेपरेट किया गया था, ठीक है। इस चीज पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो माइंड इट, इस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। फिर अब क्या था? तो धीरे धीरे इनका जो इंक्रीजिंग कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज आल्सो एम्पावर्ड टू सुपरवाइज द सिविल। अब यहाँ पे इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्टैब्लिश कर दिया कि अब पॉलिटिकल सिस्टम देखेंगे। अभी तक ये कंपनी लीड करने आई थी, अब ये पॉलिटिकल सिस्टम भी देखना शुरू कर दिया था। पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पूरी तरीके से इंडल्ज हो चुका था। अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए इसमें अलग मेंबर्स भी बन गए थे, 6 मेंबर्स का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। तो इनका धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी पे। ईस्ट इंडिया कंपनी पे धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ रहा था। तो अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उनको धीरे धीरे पावर भी बढ़ाया जा रहा था। तो उनको ये पावर दिया गया कि आप किसी भी तरीके का सिविल मैटर, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स ऑफ ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, उसको भी आप सुपरवाइज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इनको पावर दिया जा रहा था कि चलिए ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पहले आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज देखेंगे, अब पॉलिटिकल के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, सिविल मैटर भी आप देख सकते हैं, आप मिलिट्री मैटर्स भी देख सकते हैं, और किसी भी तरीके का रेवेन्यू अफेयर्स जो भी ब्रिटिश पोजीशन है, जहां जहां ब्रिटिशर्स का जो जहां जहां रूल था, जो ब्रिटिश प्रोविंस में जो डिवाइडेड था, प्रिंसली स्टेट का बात नहीं कर रहे, जो ब्रिटिश प्रोविंस में डिवाइडेड था। तो
Am I audible? Am I audible? Just say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Yes, yes. ठीक है, तो अब क्या था, अब देखिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कैसे चेंजेस आ रहे थे। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द कंपनी इंडिया वाज रिड्यूस्ड टू 3 मेंबर्स। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले कितने मेंबर्स थे, तो ये भी पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स को रिड्यूस किया गया था, तो कितने से रिड्यूस किया गया था, तो पहले कितने थे, 4 टू 3 हो गया था, 4 टू 3। रेगुलेटिंग एक्ट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बनाया गया था गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए। Sir, please increase your volume, sir, please. Increase my volume. It is not clearly audible. Okay. Is it okay now? Is it okay now? Yes, it is Yes, okay, sir. sir. Okay, Okay. okay, sir. Okay. ओके फाइन। देखिए, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थे ना, इनके मेंबर्स को रिड्यूस किया गया था फ्रॉम 4 टू 3। ये पिट्स इंडिया एक्ट का था, ठीक है। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, देन देखते हैं फिर क्या होता है। यस, फिर चार्टर एक्ट आता है, ठीक है। तो चार्टर एक्ट 1793 से लेके 1853 तक में चार्टर एक्ट आता है। अब ये चार्टर एक्ट हर 20 साल के इंटरवल पे आता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ गया ना कि देयर वर सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट पास फ्रॉम 1793 टू 1953, तो ये तो आपको पता है कि हाँ 1793 से 1853 के बीच में चार्टर एक्ट आया था, बहुत सारा चार्टर एक्ट आया था। लेकिन उस क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर ये ऐड कर दिया कि इन एन इंटरवल ऑफ 20 ईयर्स ईच, तो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सही बात है कि गलत बात है। तो जो भी चार्टर एक्ट आया था वो हर 20 साल पे आया था। पहला चार्टर एक्ट आया था 1793 का, दूसरा 1813 का, तीसरा 1833 का और चौथा 1853 का। तो हर 20 साल के इंटरवल पे चार्टर एक्ट आया था, ठीक है। अब चार्टर एक्ट 1793 का क्या कहता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल रिफॉर्म्स। तो इसमें जो गवर्नर जनरल जो थे ना, उनको ज्यादा पावर दिया गया था। ही कुड ओवरराइड हिज काउंसिल्स डिसीजन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो जो गवर्नर जनरल थे उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रोवाइड किया गया था, पहले 4 से 3 हुआ था। अब क्या आता है कि गवर्नर जनरल अपने काउंसिल को ओवरराइड कर सकते थे। अगर गवर्नर जनरल बोलते हैं कि नहीं ये काम होना चाहिए और काउंसिल बोलता है नहीं होना चाहिए, तो गवर्नर जनरल कैन ओवरराइड हिज काउंसिल्स डिसीजन। ये चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में कहा गया था, ठीक है। दिस एक्ट सेपरेटेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जुडिशियरी फंक्शन ऑफ द कंपनी। अब इस एक्ट से क्या हुआ था कि जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था कंपनी का और जो जुडिशियरी फंक्शन था उसको सेपरेट किया गया था, ठीक है। अभी सब कुछ तो कंपनी के थ्रू ही हो रहा था। कंपनी में पॉलिटिकल अफेयर्स भी चल रहा था, कंपनी में कमर्शियल अफेयर्स भी चल रहा था, कंपनी के थ्रू जो आपका ये जुडिशियल फंक्शन था वो सब चीज तो कंपनी के थ्रू ही चल रहा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश करती है। तो अब यहाँ से ये सब कुछ को डिवाइड किया जा रहा था, ठीक है। गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर दे दिया गया था और इस एक्ट ने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी फंक्शन को कंपनी का सेपरेट किया था। फिर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, चार्टर एक्ट 1793 का। फिर चार्टर एक्ट आता है 1813 का। तो 1813 में क्या होता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंडेड द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। However, the company's monopoly in trade with China and trade in tea was kept intact. तो जो कंपनी का मोनोपोली था ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली जो था इंडिया में, उसको खत्म किया गया था। क्योंकि अब तो ब्रिटिश क्राउन चाहता था कि वो आके डायरेक्टली रूल करे, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रहा था तो उसके मोनोपोली को ब्रिटिश क्राउन खत्म करना चाहता था। तो 1813 में क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था इंडिया पे वो खत्म हुआ था। लेकिन कंपनी का मोनोपोली ट्रेड में विथ चाइना एंड ट्रेड इन टी विथ इंडिया, ये अभी तक वैसे ही इंटैक्ट था। जो मोनोपोली टी के लिए जो था ना, वो अभी तक वैसे ही इंटैक्ट था। अब लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया गया। द एक्ट ऑल्सो empowered द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस। अब धीरे धीरे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो धीरे धीरे ये तो भी देखेगा ना कि हाँ हमारे पास रेवेन्यू आए, धीरे धीरे पैसा आए, तो लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया जा रहा था। और लोकल गवर्नमेंट क्या करता था, तो टैक्स इम्पोज करता था और लोगों से टैक्स कलेक्ट करता था। तो द एक्ट ऑल्सो empowered द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सनल सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
तो पर्सन किस सब्जेक्ट्स पे भी मतलब कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे उस पे टैक्स लगाता था, बहुत तरीके का टैक्स लगाया जाता था, लेकिन इस टैक्स को सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर रखा गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बाहर रखा गया था, तो उस समय बहुत सारा रिवॉल्ट हो जाता अचानक से। तो इसलिए जो दिमाग से इन सब चीज़ को प्लान किया जा रहा था कि लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया गया, लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया गया तो वहाँ पे वो सब टैक्स इम्पोज़ करना स्टार्ट कर दिए थे। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या होता है? तो देखिए, अब ये जो चार्टर है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिनको बोला जा रहा था और बंगाल को सेंट्रलाइज़्ड पावर दिया गया था और बॉम्बे और मद्रास को उसका सबऑर्डिनेट पावर बनाया गया था। लेकिन अब क्या था कि धीरे-धीरे तो ये पूरा एस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा के अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट बनाया गया। तो सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडर विच एक्ट? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833। फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट वाज नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी तक क्या होता था कि गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट बोलते थे, अब क्या है? तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते थे। तो देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ से आया? तो वहीं से आया है 1833 से। जितना भी आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड्स वगैरह सुनेंगे ना, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स का ओरिजिन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हिज काउंसिल, और उनके काउंसिल को क्या बोला जाने लगा? तो इंडियन काउंसिल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन काउंसिल। अब इस टाइम तक क्या था? तो सेंट्रलाइजेशन अपनी पीक पर था। द गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेर गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द होल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। अब अभी प्लीज आप लोग माइक म्यूट किया करें। सेंट्रलाइजेशन धीरे धीरे अपने पीक पे था। तो अब क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, तो गवर्नर जनरल और उनका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था ना, उनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दिया गया था। मतलब ये पावर किसी और के पास नहीं था। और किसके लिए दिया गया था? तो जितना भी ब्रिटिश इंडिया था ना, उस पूरे ब्रिटिश इंडिया का लेजिस्लेटिव पावर उनको दे दिया गया था कि अब वही जो चाहे वो जिस तरीके का लेजिस्लेटिव फंक्शंस वो क्रिएट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कितना ज्यादा सेंट्रलाइज कर दिया गया था पावर को। दस इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। तो जो बॉम्बे और मद्रास का जो लेजिस्लेटिव पावर था ना, उसको बिल्कुल खत्म ही कर दिया गया। पहले उनको सबऑर्डिनेट बनाया गया, ठीक है, कि वो उनके अंडर में काम करेंगे। अब क्या था कि जो गवर्नर थे बॉम्बे के और जो गवर्नर थे मद्रास का, उनका जो लेजिस्लेटिव पावर था, उनके लेजिस्लेटिव पावर को खत्म कर दिया गया। तो इसीलिए इसका टॉपिक का सब हेडिंग है सेंट्रलाइजेशन एट इट्स पीक। ठीक है, तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर है। देन अब रिफॉर्म्स आया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी और इट बिकेम एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ओनली। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था? तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया था, कमर्शियल बॉडी ये एंड हो गया था, क्योंकि इसका जो मोनोपोली वगैरह था ये तो धीरे धीरे एंड कर दिया गया था। अब इसी एक्ट चार्टर एक्ट में सबसे पहले एक अटेम्प्ट लिया गया था कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का एक ओपन कंपटीशन हो, लेकिन ये हो नहीं पाया था। तो इट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस एक्ट में कि ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन किस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था? अटेम्प्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833। However, this provision was negated after opposition from the कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इन्हें अपोज किया था और इस प्रोविजन को एंड कर दिया गया था, नलीफाई कर दिया गया था। देन आता है उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1853। हर 20 साल पे एक चार्टर आया है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में इट वाज द फाइनल एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट सीरीज। जो चार्टर एक्ट सीरीज का ये फाइनल एक्ट है। इट मार्क द रिकॉग्निशन ऑफ लेजिस्लेशन एज अ सेपरेट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अब पहली बार इस एक्ट चार्टर में क्या देखा गया था कि जो गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है, जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं ना, गवर्नमेंट को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो यहीं से जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है ना, उसको अलग कर दिया गया था। गवर्नमेंट का एक जो पार्ट होता है वो लेजिस्लेटिव फंक्शन का पार्ट होता है, तो ये लेजिस्लेटिव फंक्शन का काम करेगा। ऐसे ही धीरे धीरे आपका कॉन्स्टिट्यूशन और ये सारा सिस्टम सेटअप हुआ था। तो आप देख रहे हैं, आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि किस तरीके से आपका सिस्टम धीरे धीरे सेटअप हो रहा है, और आपको पूरा आंखों सामने दिखेगा कि आपका सिस्टम कैसे कैसे डेवलप हो रहा है।
देन क्रिएशन ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन स्टार्ट हो गया था। तो इसमें क्या हुआ था कि इट सेपरेटेड द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे ना, तो उनका एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग और उनका लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग। कि लेजिस्लेटिव पार्ट एग्जीक्यूटिव देख रहे हैं अब धीरे धीरे कैसे आपका एक लेजिस्लेटिव पार्ट आ रहा है, एक एग्जीक्यूटिव आ रहा है और दूसरा आपका जुडिशरी आएगा। A separate Governor General Legislative Council was created through the addition of 6 members in Executive Council। अभी तक तो आपका Executive Council था, अब क्या है कि एक 6 members का Legislative Council भी create कर दिया गया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये फाइनल चार्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें क्या हुआ था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन हुआ था और लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरह 6 मेंबर्स का एक चार ये टीम तैयार कर दिया गया था। ठीक है। सिविल सर्विसेज ओपनड टू इंडिया। तो इट इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया। तो अब 1833 में तो उसको नलिफाई कर दिया गया था, उसको अटेम्प्ट लिया गया था, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ था। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इंट्रोडक्शन पे अगर क्वेश्चन आएगा तो हमेशा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 होता है, और अगर अटेम्प्ट पे क्वेश्चन आएगा तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 होता है। 1833 में एक अटेम्प्ट लिया गया था, उसके 20 साल बाद सिविल सर्विसेज को इंडियंस के लिए ओपन किया गया था। Then the beginning of local association. So local representation was introduced in the new legislative council created under this act. 4 members were appointed by the local government of Madras, Bombay, Bengal and Agra. तो अब धीरे धीरे लोकल बॉडी को भी ऐड किया जाना लगे था। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्शन हुआ था नए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो नए लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन जो प्रोविंस था ना, जैसे मद्रास प्रोविंस था, बॉम्बे प्रोविंस था, बंगाल प्रोविंस था, आगरा प्रोविंस था, तो यहाँ पे 4 मेंबर्स को लोकल प्रोविंस में अपॉइंट किया गया था, इंट्रोडक्शन किया गया था। ये फर्स्ट टाइम था कि इस चार्टर एक्ट में दूसरे चार्टर एक्ट की तरह कोई भी टाइम लिमिट फिक्स नहीं किया गया था कि कब तक, जैसे कि आपने पढ़ा ना कि 4 इयर्स तक इनका टर्म रहेगा इस तरीके का। तो यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट फिक्स नहीं किया गया था। जैसा बताया गया कि हाँ ये होना चाहिए, तो बस इसमें कोई टाइम नहीं बताया गया था कि आपको जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे तो उनका टर्म होगा 3 इयर्स का, उनका टर्म होगा 4 इयर्स का, इस तरीके का कहीं भी इस चार्टर में कोई भी जिक्र नहीं था। तो ये था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1853। देन अब 1853 तक का तो चार्टर हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, इन द वेक ऑफ, अब हम लोग यहाँ से क्राउन रूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1858 से 1947 के बीच में क्या हुआ था, क्राउन रूल। अच्छा, अभी आपका क्लास ओवर होने जा रहा है, जस्ट आप लोग सेम लिंक पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सेम लिंक पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए।